बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक खबर आई कि अफ़गान सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं उनकी साहबजादी इस्लामाबाद से अगवा हो गई। फिर ये खबर आई कि उन पर तशद्दुद किया गया। फिर ये खबर आई कि वो बाजियाब हो चुकी हैं, खुद ही उन्हें छोड़कर लोग फरार हो चुके हैं। इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया और हुकूमती इदारे मुतहर्रिक हुए और इसकी तहकीकात होना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात हुई, टैक्सी ड्राइवर्स तक पहुँचे और आज एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो हुकूमती हुकाम ने पेश की है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ और IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही कि 4 से 5 टैक्सियाँ ऐसी हैं जो उन्होंने तब्दील की। वो अपने घर से निकली, उन्होंने गिफ्ट परचेज किया, दामने को गई, वहाँ पर वो अपने मोबाइल पर इंटरनेट भी इस्तेमाल करती रहीं। तो इसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं? अफ़गान सफ़ीर को वापस बुलाया जाना और अमले को वापस बुलाए जाने पर भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्हें अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर रहा है? इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है? वो कौन से अवामिल थे जो कार फरमा थे और उन अवामिल की निशानदही पर यह पूरा ड्रामा बना और ये खबर मंजर आम पे आई। अब ये खबर में सदाकत कितनी है, अगवा कब हुआ और वो रिहा कैसे हुई, इस पूरी कहानी पर रोशनी डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, भारतीय चैनल्स ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा की खबर पाकिस्तानी चैनल से पहले ब्रेक की थी और अब तक की तहकीकात क्या कहती हैं कि क्या ये वाकई अगवा हुआ या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तानी सालमियत और साख को मजरू करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपने सवाल भी किया, जवाब भी खुद दे दिया। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, लेकिन साजिश उस वक्त नाकाम हो गई कि इसके प्रोड्यूसर, इसके राइटर, इसकी तमाम टीम जो थी वो इतना नकम्मा ड्रामा तैयार कर सकी कि उस ड्रामे में 2 नंबरी जितनी थी वो पकड़ी गई। बात ये कैसा अगवा है कि अगवाकार आए, अगवा किया, बाइज़्ज़त तरीके में छोड़ दिया, लड़की आराम से अपने घर चली गई और घर जाने के बाद पता चला जनाब कि वो अगवा हुई थी। क्या पाकिस्तान, क्या दुनिया में ऐसा हुआ है कि पुलिस अगवाकारों को ना पकड़ सके, अगवाकार तावान भी ना लें, अगवाकार चंद घंटों के लिए किसी को अगवा करें और उसके बाद उससे ये भी ना पूछें कि तुम कौन हो, ये भी ना पूछें कि तुम्हें क्यों अगवा किया गया, ये भी ना मुझसे पूछें कि तुमसे हमें क्या चाहिए और उसको छोड़ दिए। या सर, ये एक ड्रामा था। चले, मैं आज अहम तरीन इंकशाफात सामने लाता हूँ। पाकिस्तान के हसास दारे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले दारे, इन तमाम मामला तक पहुँच चुके हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कोई ऐसा सफ़ीर है किसी भी मुल्क का, छोटे से छोटे मुल्क का, कि जिसकी फैमिली बगैर सिक्योरिटी के निकलती हो, जिनके पास गाड़ियाँ मौजूद हो और लेकिन वो टैक्सी को, उबर को या क्रीम को या किसी और चीज़ को इस्तेमाल करें? या सर, ऐसा है मुमकिन? नहीं। जब ये भी पता हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, जब ये भी पता हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उस वक्त में अफ़गान सफ़ीर की बेटी फैमिली को बताए बगैर सिक्योरिटी के निकले, तो इसका मतलब है वो बताए बगैर नहीं निकली, वो एक प्लानिंग से निकली। अब अदारे पहुंच जाएंगे इस बात पे कि उस दौरान में इस लड़की के साथ, अफ़गान सफ़ीर की बेटी के साथ, भारतीय सफारतखाने के किस एहलकार ने कितनी दफ़ा रब्ता किया, अफ़गानिस्तान से किस शख्स के कितनी दफ़ा रब्ते हुए, अफ़गान सफ़ीर से कितनी दफ़ा रब्ते हुए, आगे से कितनी दफ़ा रब्ते हुए, जिसकी बेटी घर से निकले या सर और कई घंटों घर में ना आए और वो हो भी पाकिस्तान में सफ़ीर, तो उससे क्या तशवीश नहीं होगी? क्या वो फौरी तौर पर मुतल्लिका अदारों को नहीं कहेगा? क्या वो फौरी तौर पर इतला नहीं देगा कि जनाब मेरी बेटी घर से निकली है, बगैर सिक्योरिटी के निकली है, इतना टाइम हो गया, राब्ता नहीं हो रहा, पता करें? कोई ऐसा एक चीज़ नहीं हुई। हुआ क्या? ये एक ड्रामा किया गया इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को रुसवा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई और उसमें माजरत से बड़ा अहम किरदार अदा किया कुछ यूट्यूब चैनल्स ने। उन यूट्यूब चैनल्स ने जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ गैर मुल्की एजेंडे के तहत काम करते हैं। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद से एक चलने वाला यूट्यूब चैनल जिसका एक शख्स जिसको बड़ी हमदर्दियाँ हासिल हो गई, अचानक सबसे पहले उसको खबर किसने दी?
उसने अपने यूट्यूब चैनल पे खबर किस तरह चलाई? क्या वो अफगान सफीर के साथ राब्ते में था, उसकी बेटी के साथ राब्ते में था, या वो लोग जो इस चीज़ पर सियासत करना चाहते थे, या वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके साथ राब्तों में था? वो कौन थे? वो इंडियास, रा, मोसाद, यही है ना यासर? उस यूट्यूब चैनल पे आता है, उसके बाद फौरी तौर पर इंडियन चैनल, अफगान चैनल पे ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून नाफज करने वाले इदारों को इंडियन चैनल और अफगान चैनल बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और बहती गंगा में हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ बड़े जो मारूफ लोग हैं वो भी इस पर अपना हिस्सा डालते हैं, इसलिए कि सबको किसी न किसी जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। मैं यह दुखी दिल से कह रहा हूँ अपनी बरादरी के मतलब कि हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मनों से लेते हैं। ये लड़की घर से निकलती है यासर, आज IG इस्लामाबाद ने, आज हमारे वजारत दाखिला ने, आज मोईद यूसुफ साहब ने, सब ने बड़ा क्लियर बता दिया, एक एक कैमरों की फुटेज, हर चीज़ बता दी। और एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई वो इस बीबी के राब्ते हैं। मैंने आपको इशारा दिया है कि कितनी दफ़ा इसके वालिद को, कितनी दफ़ा इनको किस तरीके से कॉल आई, कहाँ से कॉल आई। फिर उस कॉल के बाद ये एक जगह पे शॉपिंग करके निकली, और शॉपिंग के दौरान जब ये शॉपिंग कर रही थी उस दुकान के अंदर, तो इसकी किसी से मुलाकात हुई थी। जिसकी इससे मुलाकात हुई वो कौन था? उसके बाद जिस जगह पे ये एक आखिरी पॉइंट पर रुकी, उस जगह एक घर में गई जिससे ये मुलाकात करके आई, वो कौन था? क्या अगवाकार था जिसने इसे शॉपिंग मॉल से लिया? क्या अगवाकार था जो किसी और घर में इसे मिला? क्या अगवाकार था जो दामने को में इसके साथ बैठ के चाय पीता रहा? या सर, वो कौन था? वो कोई अगवाकार नहीं था, वो इस ड्रामे का एक सीन था, इस ड्रामे का एक किरदार था। उस किरदार तक मैं आपको ये भी ब्रेक कर दूं, उस किरदार तक हमारे इदारे पहुंच गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे वक्ती तौर पर एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि अभी कुछ उससे चीज़ों को सामने ना लाया जाए। ये आपको पता है ना कि अगस्त में FATF का फिर दोबारा मामला है, उससे भी आगे चल के बात करेंगे। FATF का मामला है, तो आप क्या समझते हैं? ये सारा ड्रामा किया गया है। अब इन्होंने कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बता देता हूँ। इन्होंने कहना है जी पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी ग्रोह ने इन्हें अगवा किया था, यानी ये शो करना चाहेंगे जिस तरह आज बेनकाब हो गया भारतीय एक वजीर कि जिसने कहा कि हम FATF में दबाव डालते थे। अब ये सिर्फ ये ड्रामा हो रहा था, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा था कि यार इन्होंने इल्ज़ाम लगाना था तालिबान पे, और शो ये करना था कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती है। ये पूरा एक ड्रामा था, और ये ड्रामा उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन वो भूल गए कि हमारे अदारे जो हैं वो बड़े मुतहर्रक हैं। जैसे ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू, मुझे एक बात, मैं फिर वो एक ही सवाल है मेरा, या सर सारी बात छोड़ दें, क्या अफगान सफीर को नहीं पता लगा इतने घंटे उसकी बेटी घर नहीं आई? उसने किसी को इतला दी? उसके घर पहुंचने के कितनी देर बाद ये शोर मचा कि वो अगवा हो गई, तशद्दुद भी हो गया? फिर छोड़ क्यों दिया? उससे पैसे वो लेके नहीं गए, उससे नकदी वो नहीं छीनी, उसका जेवर उन्होंने नहीं लिया, उसका मोबाइल उन्होंने नहीं छीना, उससे कोई चीज़ नहीं ली, उससे कोई उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई, उसका कोई ऐसा मामला नहीं किया कि जिसपे उसे ब्लैकमेल किया जा सकता। तो फिर कौन थे ये? इनको मैं आपको बता देता हूँ, इनको कहा गया कि इस्लामाबाद के कैमरे काम नहीं कर रहे, पिंडी के कैमरे भी काम नहीं कर रहे, आप ये ड्रामा करें, उसके बाद ऐसा होगा। सबसे पहले इंडियन चैनल्स को और पाकिस्तानी कुछ यूट्यूब पर उसको बताया गया कि जनाब ये मामला है, और इतला किसी और जगह से आई, फिर ये सारा कुछ हो गया। बड़ी खबर आपको ब्रेक कर दी है मैंने कि जनाब इनके टेलीफोन्स पे राब्ते किन से हुए थे, वो सारी चीज़ें तफसील से बाहर आ चुके हैं, और ये बेइंतहा बहुत खौफनाक एक साजिश थी। शुक्र अल्लाह का पाकिस्तानी हमारे जो अदारे हैं उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब देखना यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ताउन मांगा जा रहा है, मज़ीद मालूमात दरकार है, हमें उस हवाले से तफ्तीश करनी है, तो ताउन दरकार है, वो ताउन फराहम किया जाता है या नहीं किया जाता। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक ऐसा वक्त जिस वक्त में इंकशाफ हो रहा हो कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हमारे दीगर दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर हमारे वज़रा के फ़ोन टैप करता है,
हैक किए जाते हैं और मालूमात तक रसाई हासिल की जाती है। एक ऐसा वक्त जब खित्ते में बदअमनी फैल रही है और पाकिस्तान अमन का किरदार अदा करने का ख्वाह है। एक ऐसा वक्त कि जब हम बार बार दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते में बदअमनी के पीछे कौन से अनासर मुलव्वस हैं। एक ऐसा वक्त कि जब कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा गया। एक ऐसा वक्त कि जब अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत की तश्कील के लिए कोशिशें जारी हैं जो अवाम की मुंतखब करदा हो। उसी वक्त में आजाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और एक दूसरे पर गद्दार कश्मीर फरोश और पाकिस्तान फरोशी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब ये इल्जामात लग रहे हों तो हमारी साख बैरूनी सतह पर किस हद तक मजरूह हो रही है, कश्मीर कॉज को किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी पूरी सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, आजाद कश्मीर इलेक्शन में गद्दार, मोदी का यार, कश्मीर बेच दिया, वकील हमारा कमजोर है, हम आने वाले दिनों में अवाम पर मुसल्लत की गई इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये एक जानिब से नहीं है, हुकूमती और ऑपोजिशन दोनों जानिब से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं बतौर पाकिस्तानी के कश्मीर कॉज के लिए हमारी जो जाने गई, जो कश्मीरियों ने अपना लहू बहाया या हमने आजादी के नारों के हुकूक के लिए जिस हद तक साथ दिया, उसको कितना नुकसान पहुंचा? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली गुजारिश तो यह है कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात की मुहिम चलती है और जलसे होते हैं तो उसमें जो रूटीन की सारी सियासत होती है उससे ज़्यादा ज़रा हीट पैदा हो जाती है, गर्मा गर्मी होती है और उसमें कुछ ऐसे फ़िक्रे और ऐसे बयानात सुनने को आ जाते हैं जो रूटीन के नहीं होते। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के अंदर मेरा ख्याल है सूरत हाल इससे कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। सबको चाहिए कि वो अपनी पार्टी का मंशूर पेश करें और इसके अलावा वो कोशिश करें कि जो कारकर्दगी उनकी है हुकूमत की उसको रखें। इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से इसमें एहतियात का दामन जो है वो नहीं रखा गया और यानी इससे ज़्यादा सूरत हाल जो है वो बाहर की दुनिया को लगती है कि ज़्यादा एग्रेवेट हो गई है। लेकिन दो चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए था, जिसमें एक चीज़ ये है कि कश्मीर बेच दिया। मैं आपको ज़ाती तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि हुर्रियत रहनुमाओं की मेरे साथ गुफ्तगू हुई, उधर से भी, मकबूजा कश्मीर से भी और यहाँ के भी हुर्रियत रहनुमाओं से। उन्होंने कहा कि जब ये आपकी अपोजिशन ये कहती है कश्मीर बेच दिया तो आप समझें कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, और जो जद्दोजहद है हम तो पाकिस्तान को अपना बेस कैंप समझ के अपनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं और हर तरफ पाकिस्तान का परचम लहरा के बैठे हुए हैं और समझते हैं कि ये परचम ही हमारी हिफाजत करेगा। उनके लिए बड़ा तकलीफ देह है। दूसरी बात अपोजिशन की तरफ से जो कही जा रही है कि जी ये सूबा बनाने के लिए जा रहे हैं। अब अगर हमारा पूरा दुनिया के सामने इन 74-75 सालों के अंदर स्टैंड ये है कि कश्मीर एक यानी पूरी एक रियासत है, उसका एक वजीर आज़म है और उसके इंतखाबात होते हैं और जो जहां जहां पे भी कश्मीरी रह रहा है, आपको मालूम है कि अगर 53 सीटों में से यानी 8 सीटें रिजर्व हैं, 45 में से 12 जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जम्मू के या वैली के लोग हैं उनकी मखसूस हैं। चुनाचे अगर आप सूबा बनाने की बात करेंगे तो इसका भी यानी भारत के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तासुर जाएगा। भारत के अंदर तो खुशी मनाई जाएगी कि वो भी यही चाहते हैं और मकबूजा कश्मीर में तकलीफ पहुंचेगी जद्दोजहद आज़ादी के लिए काम करने वाले लोगों की। इसलिए मैं समझता हूं कि ये खत्म होना चाहिए। कहते हैं कि ये बात पाकिस्तान के अंदर जो तकारीर हो रही हैं, इन तकारीर से आज़ादी कश्मीर की जो है, कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है। अपोजिशन तो ये कर रही है, कोई शक नहीं, इस पर हम भी तनकीद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर जो हो रहा है, हुकूमती वज़रा जो कश्मीर के अंदर जाके बात कर रहे हैं, क्या वो बात दुरुस्त है? वो ऐसा होना चाहिए था? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ राना साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें हुकूमती वज़रा के कुछ बयानात को आप काबिल एतराज़ समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ यानी
पाकिस्तान से बाहर गलत पैगाम दे रही है, वो कम से कम हुकूमती वज़रा की तरफ से नहीं कहा गया है। यानी ज़ाहिर है जो नोक झोंक और जो तलखी पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, अगर वो उसी तरह ही रहे तो आप उसका कोई डैमेज नहीं होता। लोग समझते हैं ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो सब चले इससे आगे चले जाते हैं। आज मरियम ने कहा है कि धांधली की तैयारी कर ली गई है, धांधली होने लगी है, प्लानिंग कर ली गई है, इसका रिजल्ट कुछ और होगा और उसके बाद हम तहरीक चलाएंगे, हम इसे ऐसे नहीं बैठने देंगे। तो इसमें कितनी हकीकत है? राना साहब, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूं। मरियम नवाज के आज के खिताब का कुछ हिस्सा मुलाहिजा कर लेते हैं कि उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में खिताबते हुए क्या कहा है और हुकूमत पे इल्जामात क्या लगाए। मेरी कंफर्म इत्तला ये है कि केपी से पुलिस के लोग भी भेजे, अपने भरोसे के अफसरान भी भेजे हैं, धांधली के लिए वो यहाँ चुन चुन कर उसने भेजे और यहाँ तैनात कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, राना साहब का सवाल और मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू। अच्छा, पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने मरियम साहिबा जैसा गैर जिम्मेदार सियासतदान अपनी कम से कम सियासी जिंदगी में नहीं देखा। उसके मुंह से आप कुछ भी सुन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि हुकूमत इनको 1 साल तकरीबन हो गया है ये कहते हुए कि आइए बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें। हम 21वीं सदी में हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें काउंटर इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल। वो तो इन्हें लगती है कि बड़ी धांधली हो रही है, धांधली की प्लानिंग हो रही है। दूसरा यह है कि आपको पता है जो इलेक्शन से पहले धांधली का वावेला करते हैं ना, वो इलेक्शन वैसे ही ज़हनी तौर पर हार चुके होते हैं, वरना उनका मौकफ ये होता है कि जो मर्जी धांधली कर लें हम जीत रहे हैं। ये मौकफ नहीं है उनका। और मुझे ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर की जो साबिक हुकूमत है, आज तक हुक्मरान है, वहां पे कोई केयर टेकर नहीं आता और ऐसे कवानीन के अंदर इन्होंने तब्दीली की है कि हुकूमत जो है वक्त की उसको बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यानी मरियम बीबी ये समझती हैं कि सारा पाकिस्तान यानी उनकी हिदायत और उनके हुक्म और उनके ख्यालात के मुताबिक सोचता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। सर जो तबादले और तबादलों का शोर मचा हुआ है वो क्या है? तो तबादले कर रही हैं तो यानी खुद वो करते हैं। ये इख्तियार आजाद कश्मीर की हुकूमत को है जिसका वजीर आजम अभी तक PMLN का है, हमारा नहीं है। बाकी रहा जो रूटीन के तबादले और यानी वो तो कर रही हैं, वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। क्या कहीं आइन में उसके ऊपर पाबंदी है? क्या ये नहीं होना चाहिए? जाहिर है जो कवानीन है उसके मुताबिक ये इंतखाबात हो रहे हैं ना, वरना इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वो अपनी बात कह सकता है। इसलिए मैं समझता हूं, मैं मुस्तरद करता हूं उनके इन ख्यालात को, क्योंकि वो बिल्कुल गलत कह रही हैं। उन्हें आइन का नहीं पता, उन्हें कानून का नहीं पता, उन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो रवायत हैं उसके बारे में इल्म नहीं है, इसलिए वो जो मर्जी आए मुंह में कैसे। क्यों नहीं इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ ये लोग आते? आप मुझे बताइए। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि आप आए और आकर हमारे साथ बैठें। आपकी इंतखाबी फहरिस्तें दुरुस्त नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर का तो इंतखाब 5-4 रोज बाद हो गया, बाकी रह जाएगा पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात। मैं आज आपको राना साहब दावे से कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मैं ये साबित ना कर सका कि लाहौर के अंदर 25, 26, 27% गलत इंदराज है वोटों का। लाहौर के अंदर ये इन्हीं का किया धरा बरस से कि ये फिर जाहिर है उसका फायदा कौन उठाता है? जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया हुआ है। 25% अगर फहरिस्तें इंतखाबी गलत हैं तो नताइज कैसे सही आ सकते हैं? मैं इसको सेनेट में लेकर जा रहा हूं कि ये इंतखाबी फहरिस्तें गलत हैं। 2% आप क्या समझते हैं आजाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो 2023 के इलेक्शन पे इंपैक्ट डाल सकता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं नहीं समझता कि आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन का नतीजा है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोई असरात डाल सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो एजेंडा है तहरीक इंसाफ का, उसको आगे बढ़ाने के लिए इंतखाब जीतना बड़ा जरूरी है। हम अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, हम खुद मुख्तारी लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को एक मौका फराहम कर रहे हैं कि वो अपने हालात को बेहतर करें, करप्शन को ख़त्म करें। हम यानी पर्दा डालने वाले नहीं हैं करप्शन के ऊपर। हम चाहेंगे कि जो कुछ माजी में हुआ है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो या कोई और
इलाका हो पाकिस्तान का, वहां पर करप्ट लोगों को गिरफ्त में लाया जाए। और आपको मालूम है जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, अब ये छुप नहीं सकेंगे। कश्मीर के इलेक्शन में जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, जो एक दूसरे के खिलाफ वहां पे सख्त जबान इस्तेमाल हो रही है, इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं, पथराव हो रहा है, अंडे मारे जा रहे हैं, जूता मारा जा रहा है, इसके बाद आप समझते हैं कि अपोजिशन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद इस पे रिफॉर्म्स के मामले पे आपके साथ बैठेगी? देखिए ना, हमारा मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचना चाहिए, दुनिया को हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहुंचना चाहिए। दूसरी बात, किसी बात में कोई वजन नहीं है, ऐसे हसास मामलात पे बात जो है उसमें एहतियात के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का उनसर पैदा हो जाए वहां पे बात करते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में पैदा हुआ अदम इस्तेहकाम और उसके आने वाले दिनों में असरात खित्ते पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, ये हमको किस नहज तक पहुंचाएंगे? पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम कैसे आएगा? अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठकर आइंदा की हिकमत अमली कैसे तरतीब देंगे? जब एक दूसरे पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात इंतखाबी मुहिम के दौरान लगते रहेंगे तो फिर एक मेज़ पर बैठकर मसले को हल करने की नहज और नुक्ता कब आन पहुंचेगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, आजकल आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपोजिशन ही सिर्फ हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रही है, बेशतर हुकूमती वज़रा ने भी इल्ज़ामात लगाए। इस तरह की ज़ुबान कश्मीर कॉज को किस हद तक नुकसान पहुँचा रही है और हमारे हमसाया मुल्क के जो बयानिए को किस हद तक तक़वियत बख्श रही है? शुक्रिया। अगर आप पिछले 2.5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं गवर्नमेंट की और उनकी लीडरशिप का जो रवैया, जो एटीट्यूड है अपोजिशन के साथ, और बिलखुसूस उनके जो पार्टी के सरबराह हैं हुकूमती जमात के, उनका जो रवैया है वो आप सामने रख लें तो फिर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराएं तो आपके पास सामने सबूत आ जाएगा। हुकूमत वक्त हमेशा से तहम्मुल का मुजाहरा करती है और टॉलरेंस का मुजाहरा करती है, लेकिन इस हुकूमत के 3 साल आप देख लें, इसमें ऐसी टॉलरेंस की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। बिलखुसूस वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करना इस हुकूमत ने सीखा ही नहीं, न उनके वज़रा ने सीखा, न उनके वज़ीर-ए-आज़म ने सीखा। और वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करना बुनियादी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन का तो काम है क्रिटिसिज्म, अपोजिशन तो उनके वीक पॉइंट्स को उजागर करती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट ना करे। और इसी तरह जो अंदाज अख्तियार किया गया वज़रा का और वज़ीर-ए-आज़म का, पिछले 2.5 साल से 3 साल से एक ही रट NRO मांग रहे हैं। तो किससे तुमसे NRO मांगा और किसने आपको NRO की दरख्वास्त की? 12 अपोजिशन कहती रही कि आप ये बात वाज़ह करें, लेकिन इस रट के अलावा और कोई मौक़िफ़ ही नहीं है हुकूमत का NRO के अलावा। और फिर एक ही इल्ज़ाम लगाते जी, जब भी कभी आइन के अलावा अमेंडमेंट की बात, किसी कानून के अमेंडमेंट की बात हो तो इल्ज़ाम लगा देते जी NRO ये मांग रहे हैं। तो ये वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करना इनको आता ही नहीं, और बिलखुसूस ये इनएक्सपीरियंस लोग हैं, ना तजुर्बा। नहीं भाई साहब, कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर का इलेक्शन है, बराबर भुट्टो साहब ने बड़ी बेहतरीन कैंपेन वहाँ की, एक नया जोश और जज्बा दिया और बहुत सी नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले जाती हुई भी नज़र आ रही है। अब आसफा भुट्टो की वहाँ पे एंट्री हुई है, क्या आसफा भुट्टो की एंट्री सिर्फ कश्मीर इलेक्शन तक रहेंगी या वो आगे भी सियासत में इसी तरह खुल कर आएंगी? बिलाशुबा उनकी एक लेगेसी है भुट्टो ख़ानदान की, और
चेयरमैन बिलावल के साथ बिल्कुल वो सपोर्टिव हैं और वो बिल्कुल पार्टी की जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वो अपना किरदार अदा करेंगे। बुखारी साहब, जब बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका चले गए तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये था कि हमने अपनी जो कैंपेन थी वो मुकम्मल कर ली है, हमने कैंपेन पहले स्टार्ट की थी इसलिए पहले ख़त्म हो गई। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के पे दर पे जलसों के बाद आसिफा भुट्टो साहिबा की जो एंट्री है उसे तशबीह दी जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरियम साहिबा के मद्दे मुकाबिल आसिफा भुट्टो साहिबा को मैदान में उतारा। नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन जो बैरूनी मुल्क के जो दौरे होते हैं वो यकलख्त तय नहीं होते और ये बहुत पहले से चेयरमैन का दौरा शेड्यूल था और उसके मुताबिक हमने अपना शेड्यूल रखा और उनकी एब्सेंस में ये ड्यूटी लगी थी कि कौन कौन से पार्टी के रहनुमा किधर किधर इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और आखिरी जलसा भी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम का जो आखिरी जलसा है वो भी चेयरमैन बिलावल ही उसमें शरीक होंगे और खिताब भी करेंगे। उसमें हमारे जो पार्टी के रहनुमा थे वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में यूसुफ गिलानी साहब, आजापुर रशद साहब, कमर जमान कायरा साहब, मौला बख्श जांडियो साहब, फरियाद तालपुर साहबा और इसी तरह आसिफा भुट्टो साहब अभी। और ये कतन ये नहीं था कि उसके मरियम के मुकाबले में हमने अभी आसिफा को उतारा, बल्कि ये तो बात है कि हमारा तो मुकाबला जो है वो वहाँ पे पीटीआई से भी है और नून लीग से भी है और हम तो दो जमातें हैं जो आपस में इंतखाबात में आमने सामने होती हैं। तो आसिफा जो है वो पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वो बेटी हैं और उसको अगर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में लेके गए हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, हर्ज की बात नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि क्या मुस्तकिल ये कैंपेन चलेगी, क्या आसिफा साहिबा इसी तरह अपनी सियासत को तेज़ करेंगे या सिर्फ बिलावल साहब के आने पर फिर वो बैकग्राउंड पे चले जाएंगे और फिर जब ज़रूरत पेश आएगी फिर बुलाएंगे? नहीं, तो ये फिर पार्टी का फैसला होगा, नहीं क़यादत का फैसला होगा। जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक तय किया जाएगा। अच्छा, आज मोहतरमा मरियम साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया है कश्मीर में कि रिज़ल्ट तैयार हो चुका है, बाकायदा धांधली हो रही है, कुछ तैनातियाँ हो रही हैं और ये फलां और ये रिजल्ट जो है जो हम जीत रहे हैं वो हम नहीं जीत रहे, चेंज हो रहा है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है होता हुआ। क्या आप समझते हैं, आप तईद करते हैं उसकी? बिल्कुल, जो आज जो मुझे इत्तलात है ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन इसमें नोटिस भी हो रहा बल्कि जो सीटें पाकिस्तान में हैं जो कश्मीरियों की सीटें 12 सीटें हैं। आज लाहौर की सीट वैली 2 LA41 में लिस्ट में आज उसमें एडिशन की गई है वोटों की और पोलिंग स्कीम चेंज की गई है जब एक हफ्ते से कम टाइम रह गया इलेक्शन का और वोटर लिस्ट को तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि ये वफाक अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी कारस्तानियाँ कर ली हैं और इस किस्म के इंतखाबात वो शफाफ नज़र नहीं आ रहे। बुखारी साहब, जो मरियम नवाज साहिबा हर रोज़ एक नारा लगा रही हैं कि कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने ऐसा कोई इकदाम उठाने की कोशिश की? एजाज चौधरी साहब कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं हुर्रियत रहनुमा मकबूजा जम्मू कश्मीर में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस बयान पे ये कहते हैं कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। देखिए, क्या उनके पास कोई इस किस्म के अगर इत्तलात होंगे तो वो उसका बेहतर वजाहत वो कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ यही है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला होना चाहिए और उस मौक़िफ़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कायम। नैयर बुखारी साहब, कश्मीर के इलेक्शन गुजर जाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के इजलास शुरू होंगे और इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को दावत दी जाएगी आएँ आकर बैठें, तो क्या अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर इस पर तैयार है? पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है?
हम तो इंतखाबी इस्लाहात चाहते थे और उसके लिए फिर गवर्नमेंट के देखें उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है, वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और फिर ये हुकूमत तो यू टर्न लेने की बादशाह है, एक मौक़िफ़ लेती है फिर दूसरे दिन मौक़िफ़ से तब्दीली आ जाती है। तो ये फैसला तो फिर हमारी सीसी की करेगी, लेकिन जो प्रीवियस कंडक्ट है इस गवर्नमेंट का और जो अप्रोच है लेजिस्लेशन के हवाले से, वो तो ऐसी नज़र नहीं आती कि ये वर्किंग रिलेशन स्टार्ट। हुकूमत के साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि हुकूमत के साथ बैठना है या नहीं बैठना। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत का घिनौना चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। एक इंकशाफ हुआ कि भारतीय एजेंसीज इसमें मुलव्वस रहीं कि इजरायली सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान और बेशतर वज़रा के फ़ोन हैक किए। 2016 से लेकर अगर अब तक की तारीख देखी जाए तो बेशुमार ममालिक के सदूर, वज़राए आज़म, वज़रा, समाजी कारकुन और सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके फ़ोन हैक किए गए हैं, टैप किए गए, मालूमात तक रसाई हासिल की गई, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, ये सब कुछ हैक किया गया, तस्वीर को भी हैक किया गया। अब ये मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद भारत जो है, जो पूरी दुनिया में अमन का ठेकेदार बनता है, लेकिन खत्ते के अंदर बदअमनी को हवा देने की कोशिश करता है। फैटफ के अंदर वो किस तरीके से अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है और खत्ते में हमसाया ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात रख रहा है, इसके बाद वो कौन से अज़ाइम हैं जो नाकाम होने वाले हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एजेंसीज का इसमें मुलव्वस होना, अब इस पर कोड ऑफ कंडक्ट तो कोई लागू नहीं होता, लेकिन अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से बेहतर बनाई जाएगी, और दूसरा ये कि भारत के इन मजमूम मकासद के पीछे वो कौन से अनासर हैं जो बेनकाब हुए हैं। देखिए यासर, ये तो बड़ी क्लियर चीज़ होगी। ये अगर पाकिस्तानी मीडिया ने दी होती ना खबर, तो पता लगती है, कहते जी जनाब पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है 12 लोग थे, अखबारात के अलावा 12 ऐसे इदारे थे जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। 400 से ज़्यादा जर्नलिस्ट थे जो मुख्तलिफ जगहों पे इस पे काम कर रहे थे। और जब पता चला कि जनाब भारतीय खुफिया एजेंसी रा और ख़ुसूसी तौर पर ख़ुद नरेंद्र मोदी इस पे मुलव्वस हैं, और NSO जो एक इसराइली कंपनी है जिस सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए सारा कुछ किया गया, तो यासर मज़े वाली बात है, पाकिस्तान से तो इन्होंने किया, सऊदी अरब के साथ इनके बड़े गहरे तल्लुकात का दावा करते हैं, उनके हुक्मरानों के भी यानी टेलीफोन टेप्स किए, उनके अहम अदारों के लोगों के किए। मुत्तहिदा अरब अमारात जिसमें ये जहाँ से ये अवार्ड लेकर आती है उनके साथ भी यही किया, बरतानिया के साथ किया, बहुत से ममालिक किया। और मैं ज़रा आपको बता दूँ जनाब, इंडिया ने खुद अपने 40 सहाफ़ी, इंडिया के 40 सहाफ़ी, 3 अपोजिशन लीडर, राहुल गांधी का भी फोन टैप किया, 3 अपोजिशन लीडर और 2 वजीर जो नरेंद्र मोदी के करीब तरीन हैं, 2 वज़रा जिनके किए टेलीफोन टेप किए जाते थे, साबका और मौजूदा सिक्योरिटी अदारों के ज़िम्मेदारान जो हैं इंडिया के, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उनके भी टेलीफोन टेप किए जाते हैं। उनके सिर्फ टेलीफोन टेप नहीं किए जा रहे थे, उनको मॉनिटरिंग के साथ साथ उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। और एक बड़ा मारूफ जज है, मौजूदा जज भारत में, जिसके नाम का टेलीफोन सिम दे, वो भी उस पर भी काम किया जा रहा था, उसको भी किया जा रहा था। उसके बाद आ गई है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से चलो इन्हें ख़तरा है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान को कहना बाकायदा खुफिया, ये जो हम जिसे कह रहे हैं इसराइल, इसमें इसराइल हाल ही नहीं था, इसमें साथ CIA भी था, इसमें साथ रा थी, इसमें साथ NDS थी। ये सारा कुछ तैयार करने के बाद ये बाकायदा उसका एक रिकॉर्ड रखते थे। ये रिकॉर्ड 4 जगहों पे जाता था, इसराइल, अफ़गानिस्तान में कंधार, जिस पे ये बड़ा डिपेंड करते थे ना, कंधार का जो कौंसलेट था इंडियन, वहाँ पे जाता था, भारत के अंदर जाता था, और उसके बाद अमेरिका जाता था। ये बाकायदा एक गठजोड़ था। इसका असल मकसद क्या था कि ये वो तमाम चीज़ें चेक करें, CPEC के हवाले से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस से कौन राब्ते में है, कौन सा सहाफ़ी जो है पाकिस्तान की मोहब्बत में बहुत आगे जा रहा है, कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है उससे किस तरीके से। आपको पता है
बाकायदा ये भी इंकशाफात हैं, ये कुछ दिनों में आएंगे कि कुछ लोगों को उनके डाटा के बाद ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उनसे कुछ अहम तरीन दस्तावेज़ात हासिल की जानी थी, जिसमें ये कामयाब नहीं हुई क्योंकि ये भांडा फूट गया ना, अचानक चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो गई। और इसी तरह इन्होंने कुछ अरब ममालिक के अहम तरीन सुमादारान को भी ब्लैकमेल किया यासर, अहम तरीन सुमादारान को भी पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने पूरा एक जाल बिछाया। और हमारे पास इतला तो ये है कि एक बड़े मारूफ तरीन एक सॉफ्टवेयर चलाने वाली कंपनी जो है, उसके भी कुछ लोगों को इसमें अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ तल्लक रखते हुए किसी और मुल्क में बैठ के सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे। फिर एक ऐसी कंपनी को साथ रखा गया जो मीडिया से वाबस्ता थी, उससे भी काम लिया जा रहा था। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान ने ये सॉफ्टवेयर उनका सारा नाकाम कर दिया है, इनकी बहुत सी चीज़ें नाकाम हो गई हैं। अब आने वाले दिनों में इस मसले को इंटरनेशनल सतह पर उठाया जाएगा कि FATF से लेकर हर जगह पर, FATF का भी इकरार कर लिया ना उन्होंने कि हमने, तो इसका मतलब है, मैं तो फिर कहूँगा उन अदारों पे एक सवालिया निशान है जो दुनिया के अंदर कहते हैं हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद दहशतगर्दी और खुद मनी लॉन्डर जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को सपोर्ट करके। भारत पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाए और FATF उसकी मर्जी के मुताबिक चले। अमेरिका कुव्वतों को ये सोचना होगा कि अब अजारादारी उस तरीके से नहीं चलेगी जैसे माजी में चलती है। अक्ल शऊर अगर बेदार करना है और मुहज़्ज़ब मुआशरे की तरफ बढ़ना है, अगर फ़रोग़ देना है ख़ुद को बेहतरी की तरफ, तो फिर वो फैसले किए जाएँ जो सबके लिए बेहतर हो सके और सबके लिए फ़ायदेमंद हो सके। नाज़रीन से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।